नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आपके लिए जो है लेकर आया हूं एसएसटी की क्लास, जो कलाम जो आपका माइनर टेस्ट हुआ उस पर आधारित है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रधान शीशा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। वैसे देखो, ये सारे के सारे शीशा उत्पादक क्षेत्रों से ही संबंधित है, लेकिन आपको पूछा कि प्रधान कौन सा, जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में शीशा जस्ता जो है निकलता है। तो बात करें राजपुर दरीबा की, तो राजपुर दरीबा जो है आपका ये पड़ता है आपका कहां पर, राजसमंद में। कहां पर, राजसमंद में। और यही आपका शीशा जस्ते के लिए, लेकिन इसका उत्तर ये नहीं होगा। ठीक है, फिर बात करें आगुच्चा गुलाबपुरा का, तो ये भी शीशा जस्ता से संबंधित है और ये आपका भीलवाड़ा का क्षेत्र है। कहां का, भीलवाड़ा का। लेकिन ये भी जो है आपका क्या, शीशा उत्पादन में ही है, लेकिन प्रधान नहीं है। मतलब जो औसत में सबसे ज्यादा कहां पर होती है, सबसे ज्यादा जो शीशा उत्पादन होता है आपका वो होता है राजस्थान में, जावर में। और जावर की खान कहां पर है आपकी, उदयपुर में। कहां पर है, उदयपुर में। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल विद्युत गृह कहां स्थापित किया गया। और मेरे हिसाब से क्वेश्चन इतनी बार घूम चुका है, बहुत बार घूम चुका है। राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल विद्युत गृह कहां स्थापित किया गया, तो आपको पता है, आंख बंद करके आप उत्तर कर सकते हो, सूरतगढ़ गंगानगर में। लेकिन कब स्थापित किया गया ये आपको जानना जरूरी है। ये स्थापित किया गया आपका मई 1998 में, ध्यान रखना। राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल विद्युत गृह गंगानगर जो है वहां पर सूरतगढ़ में स्थापित किया गया। लेकिन कब किया गया, मई 1998 में। ये आपको याद रखना है। तो देखो, अभी अपने एग्जाम में 10 दिन बचे हैं, हम रिवीजन अच्छे तरीके से कर रहे हैं। कलाम का आज जो टेस्ट हो रहा है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा आपको, ठीक है। उसके अलावा जो है एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जो है थर्ड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट और थर्ड ग्रेड सामान्य शिक्षा भी एग्जाम होगी आपकी। हो सकता है इसी साल हो जाए, वरना अगले साल के स्टार्टिंग में होगी। उसकी तैयारी भी जीवा स्टडी पर निरंतर जारी रहेगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें नए स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, राज्य में गैर परंपरागत किस ऊर्जा स्रोत के विकास का सर्वाधिक संभावना है। तो राजस्थान में जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उसमें सबसे ज्यादा संभावना आपकी बनती है सौर ऊर्जा की। किसकी, सौर ऊर्जा की। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। पवन ऊर्जा भी अच्छा खासा है, भूतापीय ऊर्जा भी है, कहीं कहीं बायोगैस भी है। लेकिन जो गैर परंपरागत स्रोत में जो सबसे ज्यादा विकास की संभावना दिखती है वो सौर ऊर्जा में दिखती है राजस्थान में। और आपको पता ही, बड़े बड़े सोलर पार्क बन रहे हैं। भड़ला में जो है विश्व जो है एशिया का सबसे बड़ा जो है सोलर पार्क है। ऐसे ही जो है धीरे धीरे चूरू जिले में भी जो है सोलर पार्क बनने स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका सौर ऊर्जा है इसकी सबसे ज्यादा संभावनाएं भविष्य में बनती है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, मार्च 2024 तक राजस्थान की अधिष्ठापित विद्युत क्षमता कितनी है। मतलब मार्च 2024 तक जो है राजस्थान की जो अधिष्ठापित है विद्युत क्षमता कितनी है, याद रखना 24,783 मेगावाट। कितनी, 24,783 मेगावाट जो है राजस्थान की विद्युत क्षमता मार्च 2024 तक, यानी कि जो वित्त वर्ष जो हुआ था पिछला, उसमें जो है 24,783 मेगावाट जो है विद्युत क्षमता राजस्थान की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछा है। पवन ऊर्जा आपकी देवगढ़ में बिल्कुल, और देवगढ़ आपका है प्रतापगढ़ में। कहां पर, प्रतापगढ़ में। ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि जो है हमेशा रेगिस्तानी इलाकों में ही पवन ऊर्जा की अपार संभावना है, पहाड़ी क्षेत्रों में भी होती है, ठीक है। तो पवन ऊर्जा के लिए देवगढ़ जो कहां पर है, प्रतापगढ़ में, वो प्रसिद्ध है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा रावतबाटा आपको पता है चित्तौड़गढ़ में है। पहला, राजस्थान का पहला न्यूक्लियर और एकमात्र न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है वो कहां पर आपका, रावतबाटा में, ठीक है। सौर ऊर्जा बड़ला कहां पर है, जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर में, ठीक है। तो सौर ऊर्जा आपकी बड़ला जोधपुर में। बड़ला आपको पता है जो है सबसे बड़ा जो है सोलर पार्क है, ठीक है। बात करें भूतापीय ऊर्जा की, ये बीठड़ी में नहीं है। तो क्या है बीठड़ी में, बीठड़ी में जो आपकी है वो है कौन सी ऊर्जा, पवन ऊर्जा। क्या है, कौन सी ऊर्जा है, पवन ऊर्जा। फिर बात करें बीठड़ी है कहां पर, तो ये भी जोधपुर में ही है, ध्यान रखना। कहां पर है, जोधपुर में। तो ये क्या हो गया, असुमेलित हो गया, फिर जो सुमेलित नहीं हो गया। क्यों, क्योंकि भूतापीय ऊर्जा बीठड़ी में नहीं है। बीठड़ी में पवन ऊर्जा संयंत्र है जो जोधपुर में स्थित है। बाकी तीनों सही है, लेकिन चौथा जो है गलत है, और गलत ही बताना था। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति, जिसको राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति कब से प्रभाव में आई। तो राजस्थान हरित प्रभाव नीति या राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो है आपकी कब से प्रभाव में आई, ये पूछा है। तो ये आपकी जो है 29 सितंबर 2023 से आई। कब से, 29 सितंबर 2023 से। तो उत्तर हो जाएगा 2023 से। और कब तक जो है इसका टारगेट रखा गया, इसका टारगेट रखा गया आपका 31 मार्च 2030 तक, या
एक और 2023 लिख दिया मैंने 30 तक, ठीक है। या जो है नई नीति से इसको प्रतिस्थापित नहीं किया जाए, नई नीति से प्रतिस्थापित नहीं किया जाए, नई नीति से प्रतिस्थापित मतलब 29 सितंबर जो है 2023 को जो है इसको जो है प्रभाव में लाया गया और ये कहा गया कि ये 31 मार्च 2030 तक कार्य करेगी, या फिर जो है अगर नई नीति को द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया जाएगा तब तक ये काम करेगी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार की किस उपक्रम के साथ हिस्सेदारी है। आपको पता है राजस्थान में जो बाड़मेरी पंचपदरा जो रिफाइनरी है उसमें राजस्थान सरकार की जो है एक अन्य जो आपकी पेट्रोलियम जो कंपनी है उसके साथ क्या है, साझेदारी है या हिस्सेदारी है। तो कौन सी कंपनी के साथ हिस्सेदारी है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन नहीं, तेल एवं प्राकृतिक गैस नहीं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन HPCL, ध्यान रखना HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ जो है पंचपदरा जो रिफाइनरी है, पंचपदरा रिफाइनरी जो राजस्थान सरकार का उपक्रम है उसके साथ राजस्थान सरकार ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL के साथ साझेदारी कर रखी है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी जिसको रेडा कहते हैं का गठन कब हुआ। एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट है ये, ठीक है। हर टॉपिक जितने टॉपिक अपने को कवर कर पाएंगे अपन वो कवर करेंगे। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें SST की क्लास के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी जिसको रेडा कहते हैं इसका गठन कब हुआ। तो राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी जिसको रेडा कहते हैं इसका गठन जो आपका हुआ कब हुआ, इसका गठन हुआ आपका 21 जनवरी 1985 को, ठीक है। एक नाम और आपको याद रखना है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, अक्षय ऊर्जा निगम, ठीक है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम जो है इसकी स्थापना जो है कब हुई, इसकी हुई अगस्त 2002 में। कब हुई? अगस्त 2002 में। ये दो कंपनियों से मिलकर बना, एक तो ये रेडा जो जिसको राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी कहते हैं और इसके साथ जो है राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, विद्युत निगम लिमिटेड। इन दो एजेंसियों को एक करके जो है नई एजेंसी का जो है नई जो है एक संस्था का निर्माण किया गया, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जिसका जो है अगस्त 2002 में क्या किया गया, गठन किया गया। किन दो को मिला के? रेडा यानी कि राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी और राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड। तो ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना ये अगस्त 2002 भी आपको डेट याद रखनी है अक्षय ऊर्जा से संबंधित। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान की प्रमुख नहर परियोजना जिस पर केवल फंवारा यानी स्प्रिंकल जो पद्धति है उससे सिंचाई अनिवार्य की गई है। फंवारा पद्धति से बहुत अच्छा है, ध्यान रखना, फंवारा पद्धति से सिंचाई अनिवार्य करने वाली एकमात्र राजस्थान की परियोजना है, ठीक है। वापस देखो, राजस्थान की प्रमुख नहर परियोजना जिस पर केवल फंवारा पद्धति से ही सिंचाई अनिवार्य है, ठीक है। मतलब फंवारा पद्धति के अलावा आप कोई भी पद्धति से सिंचाई नहीं कर सकते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नर्मदा नहर परियोजना, कौन सी? नर्मदा नहर परियोजना कौन से जिले में? नर्मदा नहर परियोजना बताओ जल्दी से, कौन से जिले में है? ये आपके जो है कौन से? बाड़मेर जालोर को क्या करती है? बाड़मेर जालोर के कुछ क्षेत्रों को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो यहाँ पर सिर्फ फंवारा पद्धति से, ठीक है, सिर्फ जो है फंवारा या इंग्लिश में ध्यान रखना स्प्रिंकलर पद्धति से ही क्या है, सिंचाई अनिवार्य। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। सबसे पहले सोम कमला अंबा, ठीक है। सोम कमला अंबा जो परियोजना है आपकी वो कौन से जिले से संबंधित है? तो आपको पता ही है ये जो है आपकी कहां से? डूंगरपुर जिले से है। सेम कलर में लिखूंगा, ध्यान रख लेना आप, ठीक है। फिर जो है आपकी आती है तकली परियोजना। तकली परियोजना जो है आपकी वहां वो कहां पर है? कोटा में, ठीक है। कहां पर है? कोटा में, ठीक है। सेम कलर से लिख देता हूं ताकि आपको जो है कंफ्यूजन नहीं हो। फिर लासी परियोजना, लासी परियोजना है 12 में, ठीक है। फिर जो है आपकी जो बचती है वो है ओराई, और ओराई परियोजना कहां पर हो गई आपकी? चित्तौड़गढ़ में। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि कौन सी परियोजना कहां पर है। तो सोम कमला अंबा है डूंगरपुर में, तकली परियोजना है जिसको टकली परियोजना भी कहते हैं, तकली परियोजना आपकी कोटा में है, लासी आपकी 12 में, और ओराई जो है चित्तौड़गढ़ में। ओराई में ध्यान रखना ऊपर ओ की मात्रा लग रही है, तो यहाँ चित्तौड़ में भी ओ की मात्रा लग रही है, ठीक है। इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। सोम कमला अंबा का तो आपको नॉर्मल है क्योंकि सोम नदी जो है ये आपकी किसकी सहायक है? माई नदी की, और माई नदी आपको पता है डूंगरपुर बांसवाड़ा से संबंधित है। तो यहां से ये उत्तर आ जाएगा। तो जिस कलर में जो लिखा हुआ है वो उससे मेल खाता है, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सिद्धमुख नहर परियोजना
में निम्नलिखित में से किन नदियों के अतिरिक्त जल का उपयोग किया जाता है? सबसे पहले हम बात करें सिद्धमुख नहर कौन से जिले को जो है प्रभावित करती है, तो ये चूरू जिले को करती है। कौन से जिले को? चूरू जिले को। तो सिद्धमुख नहर परियोजना में निम्नलिखित में से किन नदियों के अतिरिक्त जल का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रख लेना रावी और व्यास, कंफ्यूज नहीं हो तो ध्यान रख लेना आरवी, ध्यान रख लेना रावी और व्यास नदी का जो है सिद्धमुख नहर परियोजना में उपयोग किया जाता है। सतलज भी नहीं है, चिनाब भी नहीं है और यमुना भी नहीं है, गंगा भी नहीं है। कौन कौन सी नदियां? रावी और व्यास नदी जो है सिद्धमुख नहर परियोजना में जो है कारगर है, या फिर वहां से जल को लिया जाता है और ये जो है राजस्थान के चूरू जिले को क्या करती है? लाभान्वित करती है। अगला क्वेश्चन देखो, टॉपिक वाइज है, पूरे के पूरे क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, चंबल परियोजना के प्रथम चरण में निर्मित बांधों के उपयुक्त समुच्चय का चयन करें। तो आपको पता है चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध। ठीक है, उसमें से प्रथम चरण में जो 2 बांध बने थे उनका नाम पूछा। तो चंबल नदी में प्रथम चरण में जो बांध निर्मित हुए थे वो कोटा बैराज और गांधी सागर बांध। कौन कौन से? कोटा बैराज और गांधी सागर जो बांध है वो बने थे कौन से चरण में? प्रथम चरण में। 4 बांध कौन कौन से? कोटा बैराज और गांधी सागर। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राज्य में इंदिरा गांधी नहर द्वारा लाभान्वित कमांड क्षेत्र, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। राज्य में इंदिरा गांधी नहर द्वारा लाभान्वित कमांड क्षेत्र, यानी कि उसका जो है जल कितने दूर के क्षेत्र को प्रभावित करता है जहां पर लाभ मिल रहा है। ध्यान रख लेना, उत्तर हो जाएगा 16.17, यानी कि 16-17 लाख हेक्टेयर भूमि जो है इंदिरा गांधी नहर द्वारा लाभान्वित होती है राजस्थान में। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन जो आता है आपका, जवाई बांध में पानी की कमी को दूर करने के हेतु राज्य सरकार द्वारा कौन सी परियोजना तैयार की गई? ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। जवाई बांध आपका कहां पर है? सुमेरपुर पाली में। कहां पर है? सुमेरपुर पाली में। और इसको कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर। ठीक है, अब बात ये हो रही है कि जो जवाई बांध है इसमें जो है क्या होता है, कई बार जो है पानी की कमी हो जाती है। तो पानी की कमी हो जाती है उस टाइम जो है इसमें कौन सी परियोजना से पानी लाया जाता है? तो ध्यान रखना सेई परियोजना से। कौन सी परियोजना से? सेई परियोजना से यहां पर पानी लाया जाता है। सेई परियोजना आपकी कौन से जिले में आती है? उदयपुर में। ठीक है, सेई परियोजना से जब सुमेरपुर जो पाली में जवाई बांध है उसमें पानी की कमी हो जाती है, तब सेई परियोजना से उदयपुर में क्या लाया जाता है? सेई परियोजना उदयपुर से जवाई बांध सुमेरपुर जो पाली में है उसमें पानी लाया जाता है। ध्यान रखना। तो जवाई बांध में पानी की कमी को दूर करने हेतु राज्य सरकार द्वारा जो परियोजना चलाई जा रही है उसको कहते हैं अपन सेई परियोजना। अगला क्वेश्चन फिर आता है आपका, भरतपुर नहर को जलापूर्ति कहां से होती है? और ये क्वेश्चन एक बार जो कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम हुआ था 2019 में, वहां पूछा था सेम क्वेश्चन कि भरतपुर नहर को जलापूर्ति कहां से होती है या जलापूर्ति कौन सी नहर से होती है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो, सिद्धमुख नहर से तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये चूरू में है, तो चूरू भरतपुर की तो दूरी ज्यादा है। ठीक है, भिकाबाई सागवाड़ जो नहर परियोजना ये आपके डूंगरपुर में, तो यहां से भी नहीं हो सकती। ठीक है, इंदिरा लिफ्ट परियोजना से जो है कौन से जिले को होती है? तो जो आपकी इंदिरा लिफ्ट परियोजना इससे धौलपुर लाभान्वित होता है। कौन सा जिला होता है? धौलपुर। ठीक है, तो बच गई कौन सी? पश्चिमी यमुना नहर। इससे जो है भरतपुर नहर को क्या होती है? जलापूर्ति होती है। ये उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इससे जो है भरतपुर नहर को क्या होती है? जल की आपूर्ति होती है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आपको कुछ और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर कोई गलती हो जाए तो कमेंट भी कर सकते हो कि ये चीज गलत बता दी, उसको क्या हम सुधार सकते हैं। फिर राज्यसभा में व्यक्तियों को मनोनीत करने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? यानी कि कुल मिला के राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन कौन से जो है संविधान, यानी किसके संविधान से लिया गया? तो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन जो है आपका लिया गया आयरलैंड के संविधान से। किससे? आयरलैंड के संविधान से। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, 31वें संविधान संशोधन 1973
मतलब 31 जो आपका संविधान जो संशोधन हुआ था 1973 में, उसके द्वारा लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों की संख्या कितनी निर्धारित की गई। यानी 31 में देखो, सबसे पहले तो ध्यान रखना है केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटों का निर्धारण कौन से संविधान संशोधन द्वारा हुआ, तो 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। कितनी निर्धारित की गई, तो निर्धारित की गई आपके 20 सीटें। ध्यान रखना, जो है 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों की संख्या कितनी निर्धारित की गई, 20। अगला क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा सदन की प्रवर समितियों के सभापतियों की नियुक्ति कौन करता है। आपको पता है लोकसभा में जो प्रवर समितियां होती है, विधानसभा में भी प्रवर समितियां होती है, तो लोकसभा की प्रवर समितियों के सभापतियों की नियुक्ति कौन करता है। क्या राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है, या लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है कि इसका उत्तर लोकसभा अध्यक्ष होगा। अपन जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पर कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन उत्तर दोनों ही नहीं होंगे, उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। यानी कि लोकसभा में जो भी आपकी प्रवर समितियां बनती है उसका जो सभापति नियुक्त होता है वो किसके द्वारा होता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। फिर यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल से तात्पर्य होगा जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। देखो कौन कौन भाग लेता है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। इंपोर्टेंट बनता है, जो मनोनीत होते हैं ना, राज्यसभा में 12 मनोनीत होते हैं और लोकसभा में जो 2 आंग्ल भारतीय होते थे वर्तमान में नहीं होते, लेकिन जो अपन 12 ये मान के चले तो ये जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट नहीं करेंगे। ठीक है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर व पंडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल दिल्ली, पंडुचेरी और जम्मू कश्मीर जो विधानसभाएं हैं, केंद्र शासित विधानसभाएं हैं, इनके भी सदस्य कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। राज्य विधान परिषद, जहां पर जो है राज्य में 2 सदन होते हैं ना, विधानसभा और विधान परिषद, तो विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हो चाहे मनोनीत, वो भी भाग नहीं ले सकते। तो कुल मिला के कौन भाग लेता है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पंडुचेरी की जो निर्वाचित सदस्य हैं यहाँ के जो है विधानसभाओं के, वो ले सकते हैं। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदन जो होते हैं ना संसद के, लोकसभा राज्यसभा, उनके सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं, मनोनीत नहीं ले सकते। तो पहले और तीसरे ले सकते हैं। ठीक है, पहला व तीसरा ले सकता है। अब एक चीज और ध्यान रखना, जो है महाभियोग होता है ना, उसमें कौन भाग ले सकता है। जो आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है ना, उसमें मनोनीत सदस्य भाग ले सकते हैं। ध्यान रखना, निर्वाचित तो लेते हैं, इसके साथ मनोनीत भी ले सकते हैं, लेकिन मनोनीत, अब देखो एक चीज बहुत अच्छी है कि मनोनीत सदस्य है ना, ये राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते, लेकिन महाभियोग में भाग ले सकते हैं। मतलब पद से हटाने वाला जो महाभियोग होता है ना राष्ट्रपति का, उसमें जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग ले सकते हैं, लेकिन चुनाव में नहीं ले सकते, चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी बात, राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं ना, वो क्या करते हैं, निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग में भाग नहीं ले सकते। ये चीजें आपको क्लियर करनी है। तो इसका उत्तर 1 व 3 हो जाएगा। ऑप्शन में 1 व 3 है, तीसरे ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और आज का लास्ट क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति किस वीटो का प्रयोग द्वारा अस्वीकृत कर सकता है। संसद कोई जो है विधेयक पारित करता है और राष्ट्रपति उसको कौन सा वीटो लगा के पूरा का पूरा ही जो है स्वीकृत कर सकता है। निलंबनकारी नहीं, ये ज्यादातर इसकी तरफ जाएंगे, जबकि ये उत्तर नहीं है। उत्तर आपका आत्यंतिक निषेधाधिकार। ठीक है। राष्ट्रपति जो है आपका किसी भी विधेयक को जो आपका संसद द्वारा पारित हो चुका है, उसको आत्यंतिक निषेधाधिकार वीटो लगाकर अस्वीकृत कर सकता है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। ठीक है, टॉपिक वाइज चल रही है। अगले जो 20 क्वेश्चन है उसमें जो है हम अगले जो है टॉपिक लाएंगे। तब तक चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।